गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज का वीडियो बिना किसी बकवास के साथ शुरू करते हैं। सीधा पहले क्वेश्चन पर आते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्नों को शामिल किया है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। श्रीलंका में झूम खेती को क्या कहा जाता है? श्रीलंका में झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो श्रीलंका में झूम खेती को चैन्ना कहा जाता है। आंसर है इसका चैन्ना। लेकिन अगर झूम खेती की बात करें ये होती क्या है, तो आदिवासी जो स्टेट होते हैं जैसे मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ईटीसी, इनमें क्या होता है कि जंगलों को सफाई करके यहाँ पर खेती की जाती है। इसके बाद फिर ये भूमि कुछ दिनों के बाद बंजर हो जाती है, फिर इसको छोड़ दिया जाता है और इसके बाद दूसरी जगह फिर से वनों की कटाई की जाती है। इसके बाद वहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। इसी को ही हम झूम खेती के नाम से जानते हैं। तो इस झूम खेती को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि झूम खेती को क्या कहा जाता है। तो श्रीलंका में अपने यहाँ झूम खेती कहा जाता है, लेकिन श्रीलंका में इसको चैन्ना के नाम से जानते हैं। तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा चैन्ना, यानी कि श्रीलंका में झूम खेती को चैन्ना कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांचीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है? एक कांचीपुरम है, जिला है ये तमिलनाडु का। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रेशम की रेशम की साड़ियाँ यहाँ पर बनती हैं, पर रेशम के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा जो कांचीपुरम है वो रेशम के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसके अलावा यहाँ के मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसा कि अब मैं बता चुका हूँ कि कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर लगभग 126 से अधिक विष्णु के मंदिर हैं। जो विष्णु भगवान हैं उनके यहाँ पर 126 से अधिक मंदिर हैं। कांचीपुरम का अर्थ ही होता है ब्रह्मा की नगरी, यानी कि एक ऐसी नगरी जहाँ पर ब्रह्मा को पूजा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि कांचीपुरम किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह पलार नदी है वहाँ पर पड़ती है। उसके किनारे ये कांचीपुरम स्थित है, एक जिला है तमिलनाडु का। जैसा कि बताया है कि यहाँ पर कई बड़े मंदिर हैं, यानी कि यहाँ पर 126 से अधिक मंदिर हैं। तो यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जैसे वरदराज पेरूमल मंदिर, एकम्बरनाथ मंदिर और कामाक्षी अम्मा मंदिर, कुमार कोट्टम पेश्वर मंदिर और कैलाशनाथ मंदिर आदि। ये बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ के मंदिर हैं। तो मंदिरों से लेकर भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आप बता सकते हैं कांचीपुरम तमिलनाडु में कैलाशनाथ मंदिर है। और इस ऑप्शन का जो प्रश्न है कांचीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मुख्यतः ये रेशम के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। योजनाओं से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2014 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है भ्रूण हत्या को रोकना, जैसे लड़कियों के खिलाफ अत्याचार या जन्म से पहले ही गर्भ निर्धारण और लिंग जांच के द्वारा लड़कियों को गर्भ में ही इनकी हत्या कर दी जाती है। इससे रिलेटेड एक योजना बनाई गई थी जो कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। तो 2014 में और भी कई योजनाएं बनी, जैसे स्वच्छता मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और भी कई योजनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। प्रश्न है देश में सिंचाई का सबसे बड़ा प्रमुख साधन क्या है? तो देश में सिंचाई का सबसे बड़ा प्रमुख साधन क्या है? तो नलकूप, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। 50 से भी अधिक परसेंट नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। और जो उत्तर प्रदेश है, अगर पूछा जाए सर्वाधिक सिंचित स्टेट कौन है, सर्वाधिक जो जहाँ पर सर्वाधिक सिंचित भूमि है, यानी कि वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचित भूमि है। और नलकूपों के अलावा नहर व तालाबों से भी सिंचाई की जाती है। तो सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई
का जो सबसे बड़ा साधन है वो नलकूप ही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नलकूपों द्वारा देश में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। और अगला प्रश्न देखते हैं, स्टॉक फार्मिंग क्या है? एक स्टॉक फार्मिंग शब्द है, वो क्या है? यानी कि स्टॉक फार्मिंग की अगर बात करें तो स्टॉक फार्मिंग पशुधन से संबंधित है। यानी कि भारत में पशुओं के प्रजनन को स्टॉक फार्मिंग कहा जाता है। पशुओं का प्रजनन होता है खास तौर पर, उसे भारत में स्टॉक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। अगर पशुधन में भारत का स्थान की बात करें तो भारत का स्थान दूसरा है। पहला ब्राज़ील का स्थान है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पशुधन पाया जाता है। इसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा पशुधन पाया जाता है। तो स्टॉक फार्मिंग, भारत में स्टॉक फार्मिंग को पशुओं के प्रजनन से जोड़ा जाता है। यानी कि पशुओं के प्रजनन को ही स्टॉक फार्मिंग भारत में कहा जाता है। तो पशुओं के लेकर प्रेजेंट में आत्मनिर्भर भारत के तहत कई योजनाएं भी चली हैं, जिसमें आप पशुधन के लिए, पशुओं के लिए लोन भी ले सकते हैं, जिस पर सरकार आपको सब्सिडी देगी। तो इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो स्टॉक फार्मिंग, भारत में पशुओं के प्रजनन को स्टॉक फार्मिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न इससे ही रिलेटेड है, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के बारे में जान तो श्वेत क्रांति का मतलब दूध की क्रांति से संबंधित है। तो आप हमें बता सकते हैं कि श्वेत क्रांति कब प्रारंभ हुई? इसकी सन आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं यदि आपको पता है तो। अभी बात करते हैं श्वेत क्रांति के सूत्रधार कौन है, यानी कि इसके जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो भारत का स्थान अगर श्वेत क्रांति के मामले में बात करें, यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति होती है, तो भारत में दूध उत्पादन का जो भारत दूध उत्पादन करता है वो दुनिया का प्रथम स्थान भारत का है दूध उत्पादन में। और दूसरा स्थान और अगर बात करें, भारत सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है, लेकिन अगर डेयरियों की बात करें, डेयरी उद्योग की बात करें, तो फिनलैंड की डेयरियाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। जहाँ की ये नोकिया फ़ोन की जो कंपनी है, फिनलैंड की ही कंपनी है, वहीं पर सबसे ज़्यादा वहाँ की डेयरियाँ भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो श्वेत क्रांति का जो सूत्रधार है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का सूत्रधार माना जाता है। नीति आयोग, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? इम्पॉर्टेंट है, नीति आयोग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर इसे नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और फिलहाल में एक और परिवर्तन हुआ है, जैसे एचआरडी मिनिस्ट्री को शिक्षा मंत्रालय के रूप में नाम बदल कर रख दिया गया है। यानी कि एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। उसी तरह नीति आयोग का पूरा नाम की बात करें तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, इसका पूरा नाम है। और वहीं बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष की, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो आप अवश्य याद रखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न है, आधुनिक बैंकिंग का विकास कहाँ हुआ? तो बैंकिंग का विकास बहुत पहले हो चुका था। और यदि बात करें आधुनिक बैंकिंग का विकास कब हुआ, तो आधुनिक बैंकिंग का विकास मतलब कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो आधुनिक बैंकिंग का विकास हॉलैंड में माना जाता है। जो हॉलैंड कंट्री है वहाँ से आधुनिक बैंकिंग के विकास को जाना जाता है, वहीं से आधुनिक बैंकिंग का विकास हुआ। और इंडिया में बैंकिंग का विकास जब अंग्रेजों के ज़माने से हुआ है, तभी से भारत में बैंक की स्थापना की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बैंक, जो भारत है उसका पहला बैंक, यानी कि भारत में स्थापित सबसे पहले बैंक का नाम क्या है? तो भारत में पहला बैंक, तो भारत में
जो भारत में पहला बैंक है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1970 में अलेक्जेंडर एक कंपनी थी, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो भारत में जो पहला बैंक खुला उसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना 1970 में अलेक्जेंडर एक कंपनी है उसके द्वारा की गई थी। इम्पॉर्टेंट है, कंपनी के बारे में पूछा जाए किसने स्थापना की थी तो अलेक्जेंडर नाम की कंपनी थी, और अगर सन पूछा जाए तो 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, और अगर नाम पूछा जाए तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम का बैंक सबसे पहला भारत का बैंक था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी प्रश्न इससे क्लियर हो जाते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने इस वीडियो में डिस्कस करे। अगर आपको अच्छे लगे हों, पसंद आए हों, प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं। हमने देखा भारत में स्थापित पहला, और अब बात करते हैं जो भारत का पहला यानी कि खुद भारत का जो पहला बैंक था उसका नाम क्या था। तो आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, जो कि 1984 में स्थापित किया गया। जो पंजाब नेशनल बैंक था वो भारत का पहला बैंक था, उसमें यूरोपियों का या अंग्रेजों का कोई संबंध नहीं था। तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। तो बैंकों की स्थापना से रिलेटेड और भी फैक्ट हम देख लेते हैं। जैसे 20वीं सदी में कई सारे बैंकों की स्थापना हो गई थी हिंदुस्तान में। तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना अगर पूछी जाए तो 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो चुकी थी। और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना 1911 में हुई थी। जो 1900 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना आज़ादी से बहुत पहले 1911 में हो चुकी थी। और वहीं बात करें 1913 में बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना हुई थी। जो बैंक ऑफ मैसूर है उसकी स्थापना 1913 में हुई थी। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैंक हैं जो भारत में आज भी हैं। इनकी स्थापना आज़ादी से पहले हो चुकी थी। और भारत का जो पहला बैंक है पूर्णतः भारतीय बैंक, वो पंजाब नेशनल बैंक है, जो कि 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और इम्पॉर्टेंट बैंक जो कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। जितना धन से बैंकिंग के संबंधी सभी अधिकार आरबीआई के पास हैं, तो आरबीआई भी इम्पोर्टेंट है। तो आरबीआई के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि आरबीआई की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।